Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am your class teacher of class 4th from the Muslim Scholar School system. Today we are discussing the diary of 2 days, 17th, 18th March, Tuesday. The day is Tuesday and Wednesday. Let's start the subject of English. Today diary is book page number 61, question 3 plus 4 plus form of verb 31 to 35. Question number 4 is make two sentences using be, do and have. आज हम बी डू हैव का इस्तेमाल सीखेंगे कि इनको सेंटेंसेस में हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए ये हमारे डेली ऐसे छोटे छोटे फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं कि जिनको हम डेली छोटे छोटे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। इसका यूज है बी अटेंटिव, क्लास, डू योर वर्क, हैव आई हैव अ पेंसिल। बी यहाँ पर किसी भी चीज को, किसी भी बंदे को ऑर्डर देने के लिए यहाँ पे यूज किया गया है। डू का मतलब होता है करना, किसी भी काम को करना। इसमें काम करने के लिए कहा गया है हैव में होता है जो चीज आपकी मलकियत है या आपके पास है, तो आप उसको हैव के मीनिंग में लोगे, आई हैव अ पेंसिल। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारी सबसे बड़ी पहचान ये होती है पास्ट मीन जो गुजर गया है। तो उसमें हम जब उर्दू में उसकी पहचान होगी तो हम उसको बोलेंगे, उर्दू में पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। किसी भी सेंटेंस का जो एंडिंग पॉइंट होता है, जैसे ये लास्ट डिजिट, जैसे ये लास्ट वर्ड जो है ये आपको बताता है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो यहां हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की, यानी कि था, थी और थे। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ आते हैं हम। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस मींस के सिंपल सेंटेंस कि जिसमें कोई नहीं, कोई सवालिया, कोई भी नहीं, ये सिंपल स्टेटमेंट को हम एफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या चीज आती है, एस रिप्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहां हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, वाज, वर, प्लस वी रिप्रेजेंट वर्ब, वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी भी चीज के ऊपर अपना काम जो है वो करता है, जैसे काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स के जो जिस पे काम किया जा रहा है हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं लेक्चर दे रही हूं, तो मैं क्या हूं, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, लेक्चर, जिसके यानी कि मैं दे रही हूं। उसके बाद ये है, जब पास्ट की बात करते हैं तो उसमें वाज और वर्ब, ये दो ही हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो यूज होते हैं, क्योंकि ये पास्ट में ये ही हेल्पिंग वर्ब जो है वो उसके लिए रिलेटेड करते हैं। और जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं, यानी जारी है, जब जारी है, कोई भी चीज कभी मुकम्मल नहीं हुई, यानी कि वो कोई भी काम है वो भी जारी है, नामुकम्मल है। तो जब हम किसी भी काम को जारी रहता है तो उसके साथ आईएनजी लगाते हैं। आईएनजी रिप्रेजेंट था रहा, रही, रहे। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आईएनजी लगेगा विद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि बिल्ली दूध पी रही थी, बिल्ली क्या है, सब्जेक्ट, दूध ऑब्जेक्ट, पी रही थी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्रिंक। यहां हमने आईएनजी लगाया है क्योंकि ये रही मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर अभी वो काम कर रही है, अभी वो काम नामुकम्मल है, मुकम्मल नहीं है। तो द कैट वॉज ड्रिंकिंग मिल्क, बिल्ली दूध पी रही थी। ये इसकी एफर्मेटिव की एग्जाम्पल है। नाउ we are discussing the negative sentences. Negative means के no,
नो से ये वर्ड निकला है नेगेटिव, जिसमें आप किसी भी चीज से इनकार करते हो, किसी भी चीज से मना करते हो, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जिसमें आप किसी भी चीज से इनकार करते हो, यानी कि नो नॉट का वर्ड यूज करते हो। जैसे कि यहां हम लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी टेंस में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट होता है वो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वर है तो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पास्ट को। अगर आप इसको इज और एम में लेंगे तो वो प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसको यूज करते हुए हम इसको नेगेटिव और इसको एफर्मेटिव और इसको इंट्रोगेटिव तीनों कंडीशंस में हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। और हेल्पिंग वर्ब इज द मेन पार्ट ऑफ द टेंसेस। हेल्पिंग वर्ब में अब यहाँ पे हमने नॉट लगाया है, लेकिन हम नॉट कहाँ लगाएंगे? सब्जेक्ट के साथ भी नहीं, हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को ऐड करेंगे। अदरवाइज सारा स्ट्रक्चर बिल्कुल एज इट इज आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसको साथ नॉट लेके आएगा, तो जो नहीं को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो नॉट जो है वो किसके साथ ऐड करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के साथ, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल है बिल्ली दूध नहीं पी रही थी। अब यहाँ पर एफर्मेटिव को हमने नेगेटिव में ले आए, एक काम हो रहा था हमने उसको नॉट में यानी इनकार में ले आए कि बिल्ली दूध नहीं पी रही थी। जब हम नॉट लगाएंगे तो तब हम इसको लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ। द कैट वॉज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क। तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया या एक्यूरेट नहीं लगाया, आपका सेंटेंस भी रॉन्ग होगा। और अगर आपने नॉट या आगे पीछे किसी सब्जेक्ट के साथ लगा दिया, आपने वर्ब के साथ लगा दिया, तब भी आपकी फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी। तो ये आपकी फॉर्मेशन, ये आपका स्ट्रक्चर है। इसी के तरह के और आपने बना के सेंटेंसेस बना के आपने घर में प्रैक्टिस करनी है बच्चों, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसका नोट्स में या बुक्स में कहीं कोई एक्यूरेट सिलेबस नहीं है, ये आपको आउट ऑफ सिलेबस आएगा। इसलिए ये कंसेप्चुअल है और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर फोकस करें। नोट्स स्टार्ट आर द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स, unit number 5 today our diary is unit number 5 page number 94 plus 95 concept plus page number 97 question number 1 full plus question number 2 a to f। ये हमारे कंसेप्ट पेजेस हैं 94 एंड 95 और हमारी एक्सरसाइज का पेज नंबर है 97। उसका क्वेश्चन नंबर 1 फुल है प्लस क्वेश्चन नंबर 2 ए टू एफ है। तो सो क्वेश्चन नंबर 1 फुल ऑन बुक, तो ये मैं आपको बुक से करवाऊंगी। इसमें टिक द करेक्ट यूनिट्स ऑफ लेंथ। लेंथ जो है उसके यूनिट्स होते हैं जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये इसके 3 यूनिट्स होते हैं। तो मीटर जो होता है, जब भी हम किसी से शॉप पे जाते हैं या कपड़ा हम लेने जाते हैं तो वो हम मीटर में लेते हैं। तो वो मीटर जो होता है उनके पास एक लंबी सी लाइन सी वो होती है, स्लाइड सी होती है, उसको उससे मेजर करके वो देते हैं। लेकिन वो 1 मीटर होता है, उससे कम जो होते हैं वो सारे बाकी सारे उसके यूनिट्स होते हैं। तो जैसे मीटर जो होता है, सेंटीमीटर छोटी चीजों के लिए यूज होता है, मिलीमीटर ज्यादा छोटी चीजों के लिए यूज होता है, मीटर बड़ी चीजों के लिए यूज होता है, और सबसे बड़ा यूनिट है किलोमीटर। किलोमीटर जो है वो किसी भी जगह को, फासले को नापने के लिए यूज होता है, इसलिए किलोमीटर सबसे बड़ा यूनिट, उसके बाद मीटर, फिर सेंटीमीटर और सबसे छोटा यूनिट है मिलीमीटर। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बुक पे टिक का निशान लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दीज यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब हम यहाँ पर लेंथ की बात करें, लेंथ मीन्स लंबाई, इसके यूनिट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर डी है 60 मीटर 78 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। आपने इनके, हमारे पास मीटर भी है, हमारे पास सेंटीमीटर भी है, इनटू सेंटीमीटर। आपने मीटर सेंटीमीटर दोनों को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये दोनों जो है लेंथ की यूनिट्स हैं और इन दोनों यूनिट्स को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि 1 मीटर, क्योंकि मीटर जो है वो बड़ा यूनिट है और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है। जब हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हैं तो तब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं।
जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर मौजूद होते हैं। अब हम इसको इक्वेशन को नीचे उतारेंगे, 60 मिनट 78 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट प्लस 78 सेंटीमीटर। अब हमने इन मीटर और सेंटीमीटर को प्लस कर दिया, लेकिन जब हम ये तब तक प्लस नहीं हो सकते जब तक ये इक्वल इनके यूनिट्स नहीं होते। ये सॉल्व तब तक हो सकते हैं जब इनके यूनिट्स इक्वल होंगे। अगर मीटर है या सेंटीमीटर है तो ये दोनों कभी भी सॉल्व नहीं हो सकते। हमें इनके यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए हमें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला के साथ। 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे मीटर का इक्वल क्या था, ये जो 1 मीटर है, मीटर के किसके बराबर है, 100 सेंटीमीटर। तो जहां पर मीटर m आएगा उसकी जगह पर आप उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी हम मीटर नहीं लिखेंगे, हम उसकी जगह पर 100 सेंटीमीटर को पुट कर देंगे। 60 वैसे का वैसे ही रहा, मीटर की रिप्लेसमेंट पे हमने उसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ यूनिट कौन सा लगेगा, जो फॉर्मूला में है सेंटीमीटर। ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 78 जो है दूसरा सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 60 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 6000 सेंटीमीटर प्लस 78 सेंटीमीटर। अब ये इस कंडीशन पे आगे क्वेश्चन कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसका ये दोनों यूनिट इक्वल हैं। अब 6000 प्लस 78 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम प्लस करके आंसर लेके आएंगे 6078 सेंटीमीटर, दैट इज योर आंसर। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमसे डिमांड की थी कि आप सेंटीमीटर में आंसर लेके आएंगे, हमारा आंसर सेंटीमीटर में है और किलोमीटर को हमने, मीटर को हमने खत्म किया है। क्वेश्चन नंबर ई, अब हमारे पास पॉइंट वाला क्वेश्चन है कि हमने इसको पॉइंट को कैसे हमने सॉल्व करना है। 3.2 सेंटीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब ये सेंटीमीटर है और ये है मिलीमीटर, यहाँ पर ये दोनों यूनिट्स यूज हुए हैं। अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर यूज हुए हैं। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर ये बड़ा यूनिट है और ये छोटा यूनिट है, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3.2 इज इक्वल टू 3.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि सेंटीमीटर को खत्म करके हम यहाँ पर जब हम सेंटीमीटर लगाएंगे तो सेंटीमीटर को खत्म करने के बाद उसकी जगह पर हम उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। इस सेंटीमीटर को खत्म करके इसकी जगह इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर हमने पहले बताया कि सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसका हम सबसे पहले इसका पॉइंट खत्म करेंगे, 3.2 बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर। अब जब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे, डेसिमल खत्म करके नीचे 10 आएगा, तो हम इस 10 को इस 10 के साथ कट करके इसका आंसर निकालेंगे। ये दोनों कट हो गए तो 32 मिलीमीटर ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो गए और 32 अकेला रह गया, दैट इज योर आंसर। Now let's start the subject of science. Today our diary is book page number 51 to 54 reading plus words meaning 6 to 16, page number 55 exercise question number 1। ये आपकी 1 से 54 तक रीडिंग है। ये आपने रीडिंग अच्छे से घर में करनी है और बहुत अच्छे से इसको आपने करना है कि क्योंकि इसके अंदर से एमसीक्यूज आने हैं रीडिंग के अंदर से। ये आपने इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है कि इसके अंदर से एमसीक्यूज आने हैं, जिसमें एग्जाम भी होने हैं, टेस्ट में भी होने हैं। अब आते हैं हम वर्ड्स मीनिंग पे। वाइब्रेशंस थरथराहट, मीडियम दरमियानी चीज, इंस्ट्रूमेंट आला, स्टीम भाप, अवेयरनेस आगाही, बिहाइंड पीछे, बाउंसेस उछलना, उछल कर वापस आना, रेनबो कोसे कजा, पार्टिकल्स रेजा टुकड़ा, डिस्टेंस फासला, इन्फॉर्म्ड सूरत बदलना। Open your books of science, book page number 55, tick the correct answer. Number 1 is water. Number 2 is comes after bouncing back.
from a wall at a certain distance. Number 3 is part D means 7. Number 4 is will be bigger. Number 5 is all of these. तो यहाँ पर मैंने आपको आंसर उसके बताए हैं, क्वेश्चन आपके बुक पे दिए गए हैं, आंसर आपने मुझे फॉलो करते हुए आपने टिक कर लेने हैं। मेरे ख्याल में आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी और आप तीनों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और टेस्ट की तैयारी और पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। Assalamu alaikum. I am your class teacher of the Muslim Scholar School System from grade 4. बच्चों, आज हम बाकी के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मज़मून है इस्लामियत का। नोट्स सफ़ा नंबर 10 खोलेंगे, वहां पर आज तफसीली सवाल बे है जो मुकम्मल पढ़ेंगे। तफसीली सवाल है आपका, अलिफ आपका एक्सक्लूड है इसलिए बे हम पढ़ेंगे। दावत और तबलीग के सिलसिले में जनाब अबू तालिब का किरदार बयान करें। जवाब है इसका, दावत और तबलीग के सिलसिले में जनाब अबू तालिब का किरदार निहायत अहम है। आपने हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और हर तरह मदद की। जब कुफार ने देखा कि उनकी हर तरह की मुखालफत के बावजूद इस्लाम की दावत फैल रही है तो सब मिलकर जनाब अबू तालिब के पास गए और कहा कि आप अपने भतीजे को दीन की तबलीग से रोकें या उनके और हमारे दरमियान से हट जाएं। जब जनाब अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरैश का मुतालबा रखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें तब भी मैं इस काम को नहीं छोड़ूंगा। जनाब अबू तालिब ने यह सुनकर फरमाया, भतीजे आप जो चाहे करें, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और जनाब अबू तालिब ने अपनी आखिरी सांस तक इसको निभाया। जी तो बच्चों, इसमें आपको डिटेल से बताया गया है कि जनाब अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ किस तरह से दिया। यानी लोगों की जुर्रत नहीं थी, कुरैश वालों की, कुफार की, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर सकते या उनको कोई तकलीफ पहुंचा सकते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना अच्छे से साथ दिया कि अपनी आखिरी सांस तक यानी मरते दम तक उन्होंने उनको अकेला नहीं छोड़ा। ये था हमारा इस्लामियत का काम। नेक्स्ट है हमारा मज़मून उर्दू। उर्दू में हम आज किताब सफ़ा नंबर 41 और 42 के सवाल नंबर 1, 2 और 5 करेंगे। सवाल नंबर 1 आपका है अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी आपके बुक पर किताब सफ़ा नंबर 41 पर दिए हुए हैं। इनके अल्फाज के मायनी में आपको बताऊंगी और जुमले भी साथ में आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अल्फाज के जुमले बनाइएगा, मायनी के नहीं। अल्फाज में आपको पढ़ के सुना रही हूँ। जुल्म मायनी है उसका सख्ती, नाफरमानी, बेरहमी। शैदा चाहने वाला, चर्चा शोहरत, शौकत रोब, दबदबा शान, जांबाज दलेर, जान पर खेल जाने वाला। मनबहता दिल पसंद या दिल को बहुत ज्यादा अच्छा लगने वाला। ये अल्फाज के मायने मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छे से इनको याद करके लिखकर इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ में अल्फाज के जुमले बनाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 42 उसमें आपका सवाल नंबर 2 है, आपने क्या समझा। दिए हुए अल्फाज में से खाली जगह में दुरुस्त लफ्ज लगाकर मिसरे मुकम्मल करें। अल्फाज आपके यहाँ पर जो ब्लैंक्स में आने हैं वो मैंने खाली जगह पर वो ये लिखे हुए हैं, ऊपर भी बुक पे दिए हुए हैं। उनको तरतीब से कैसे लिखना है वो बता रही हूँ। पहला है जाबाजों की डैश हैं हम, जाबाजों की औलाद हैं हम। बे है अब डैश से आजाद है हम, अब गैरों से आजाद हैं हम। तीसरा है जो कौम की डैश दौलत है, जो कौम की असली दौलत है। चौथा है हम डैश की शौकत हैं, हम पाकिस्तान की शौकत हैं। पांचवा है हम बिगड़े डैश गे, हम बिगड़े काम संवारेंगे। छठा है मिल्लत का डैश उभारेंगे, मिल्लत का नाम उभारेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 जो है वो आपका अभी नहीं करवा रहे। नेक्स्ट 5 जो है वो है लफ्जों का खेल। लफ्जों के खेल में आपको बताया गया है दिए हुए मुहावरे की मदद से पहेलियां बूझें। पहेली नंबर 1 है बिन बुलाए डॉक्टर आए, चोरी छुपे इंजेक्शन लगाए। पेज नंबर 43 पे आपको एक पजल बना के दिया गया है जिसको मुहावरा कहते हैं, इस तरह का, ठीक है। उसमें अल्फाज दिए हुए हैं और आपने उन अल्फाज में से आंसर ढूंढना है इस पहेली का। जो पहेली आपकी पेज नंबर 42 यानी सफा नंबर 42 पर है, उसकी आपने जवाब ढूंढना है। तो हमने यहाँ पर
इसको अंडरलाइन किया है, जवाब बनता है इसका मच्छर। इस वर्ड को मिलाएंगे हम, मीम छे रे मच्छर। ठीक है, ये इसका पहली पहेली का जवाब है। दूसरा है, चेहरे पे तुम करो ध्यान, उल्टा करो तो बन जाए कान। देखें, यहाँ पर दूसरा जवाब है जिसको हमने पहेली का अंडरलाइन किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है। उसमें आपने ये देखें, नून अलीफ काफ नाक, मुंह पर है ना, उसने कहा है चेहरे पे करो ध्यान, उल्टा करो तो बन जाए कान। काफ अलिफ नून कान, उल्टा पढ़ेंगे तो कान है, सीधा पढ़ेंगे तो नाक है। ये आपका बुक का काम हो गया। साथ में आज हमारे पास नोट सफा नंबर 7 पर तशरीह नंबर 1 है। तशरीह में हम आज आपको करवाएंगे, तशरीह का बंद नंबर 1 है आज। हम वतन के शैदा हैं, बुलबुल हैं चमन के शैदा हैं, ये झंडा सब हमारा है, मन भाता हुआ चांद सितारा है। जी तो बच्चों, ये अशार आपने अच्छे से दिमाग में रख के उसके मुताबिक इसकी तशरीह करनी है। तशरीह में सबसे पहले आपने नज़म का उन्वान, हम पाकिस्तानी बच्चे हैं, उसके बाद शायर का नाम फैज लुधियानवी, उसके बाद तशरीह जो बंद की बनती है वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। शायर ने इस बंद में वतन से मोहब्बत का इजहार किया है। वो कहते हैं कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के चाहने वाले हैं। जिस तरह बुलबुल को बाग से मोहब्बत होती है, इसी तरह हमें अपने वतन से मोहब्बत है। वतन से मोहब्बत का तकाजा है कि उसकी हर चीज से मोहब्बत की जाए। उसका सब झंडा हमें बहुत पसंद है, क्योंकि ये हमारे वतन का झंडा है। इस पर मौजूद चांद सितारा हमें बहुत प्यारा लगता है। जी तो बच्चों, ये तशरीह भी है, साथ में अल्फाज मायने भी हैं। आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, लिखकर और याद भी अच्छे से करके सुनाना भी है। अब है हमारा अगला सबक माशरत उलूम। माशरत उलूम में आपके बुक के ऊपर जो है वो दी गए हैं, सफा नंबर आज किताब का है 33। सवाल नंबर आज हम करेंगे 3 और 4। सवाल नंबर 3 है, दी हुई तस्वीर गौर से देखें, इनमें दिखाए गए शहरियों के हकूक तहरीर करें। जी तो बच्चों, 2 तस्वीरें हैं पेज नंबर 33 के ऊपर। उनमें से एक तस्वीर में क्यूब अरेंज की गई है और दूसरी में जो है वो आपको दिखाया जा रहा है कि वहां पर वोट डाले जा रहे हैं, और एक में जो है वो पढ़ाती हुई टीचर नजर आ रही है। ये 2 तस्वीर हैं आपकी बुक में जो आपने देखनी है, और इसके नीचे एक ब्लॉक दिया गया है जिसमें आपने उसके नाम लिखने हैं, यानी कि इन तस्वीरों का मतलब क्या है। ये आपको 2 तस्वीरें बताई जा रही हैं, उसके मुताबिक पहली तस्वीर के नीचे आपने ये जो ब्लॉक है उसमें लिखना है कि वोट का हक मिला है। हम सबको शहरियों को वोट का हक हासिल है ना। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा हक हासिल है, हमें नंबर 2 तस्वीर में हमने देखना है कि तालीम का हक हासिल है। ये दोनों आपने इस ब्लॉक में राइट करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, एक पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से आप अपनी 3 जिम्मेदारियां फराइज तहरीर करें। जी तो ये आपकी यहाँ पर बुक के ऊपर 3 लाइन्स हैं जिनका आंसर ये लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। नंबर 1 है, मुल्क से वफादार और मुहिब वतन होना। नंबर 2 है, दूसरों के हकूक का ख्याल रखना। नंबर 3 है, कानून की पाबंदी और एहतराम करना। जी तो बच्चों, ये सारी आपकी 3 जिम्मेदारियां हैं जो आपने पाकिस्तानी शहरी होने की हैसियत से ख्याल रखना है और उनको अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एसएससी का जो काम है वो आपकी पढ़ाई है। बुक का पेज है आपका सफा नंबर 34 से लेकर 38 तक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग है इसकी। सबक का नाम है हुकूमत के अज़ा अनासिर, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपने ये अच्छे से खुद करनी है रीडिंग। पेज नंबर 34, 5, 6, 7 और 38 यहाँ तक। ठीक है, इसमें सोचे और जवाब दे है वो भी आपने खुद ही सॉल्व करना है। कौन कौन सी सहूलतें दी गई हैं हुकूमत ने हमरे शहरियों को, बुनियादी सहूलतें जो फराहम की उसकी फहरिस्त बनाएं, और किसी भी रियासत या मुल्क के लिए हुकूमत क्यों जरूरी होती है। ये नोट्स के ऊपर भी इसका जवाब है और कुछ आप अपने खुद इसको पढ़ने के बाद राइट करेंगे। अब आपकी जो है अगली टीचर आती है कुरान की, वो आपको कुरान का सबक पढ़ाएंगी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Quran teacher of the Muslim Scholar School System, रहीमिया खान। बच्चों, आज हम कुरान का पढ़ेंगे। आज हमारे कुरान का सबक है सूरतुल बकरा, आयत नंबर 168 ता 160 174 प्लस मजलिस की दुआ मा तर्जुमा।
सबसे पहले हम कुरान का सबक पढ़ते हैं। आपको मैं शुरू से आयत पढ़ा दूंगी और आखिरी आयत पढ़ा दूंगी, बाकी आपने खुद आयत याद कर लेनी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون। अब आखिरी आयत देखिएगा। इन्नल्लज़ीन यक्तुमून मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये हो गया हमारा पारे का सबक। अब हम आते हैं औरल की तरफ। औरल में है हमारी मजलिस की दुआ मा तर्जुमा। मैं आपको मजलिस की दुआ पढ़ाऊंगी। मजलिस की दुआ रब्बिग़फिरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुल गफूर। तर्जुमा देखें। रब्बी ए मेरे रब, इग़फिरली मुझे बख्श दे, वाओ और तुब मेरी तरफ तवज्जो फरमा, अलैया मेरी तरफ तवज्जो फरमा, इन्नका बेशक, अंता तू, तव्वाबुल तौबा को, गफूर कबूल करने वाला है। दोबारा देखिएगा तर्जुमा। ए मेरे रब मुझे बख्श दे और मेरी तरफ तवज्जो फरमा, यकीनन तू तौबा को कबूल करने वाला है। ये हो गया हमारा औल। दुआ को अच्छे से तर्जुमे के साथ याद कीजिएगा और अपने किसी बड़ों को सुनाइएगा पारे का भी। अल्लाह हाफिज।